लगातार आज सुबह से आप एनडीटीवी के इस दिव्य और भव्य मंच पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, महाकुंभ का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जब बात हो रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को यहाँ बुला लिया जाए, और सबसे बड़ों में से एक हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए नीलकंठ मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्सिस बैंक में। बहुत सारी पद आपके पीछे लगे हुए हैं, उनका परिचय देकर मैं, समय कम है, उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन सबसे पहले नीलकंठ जी, मैं जो आपसे जानना चाहूँगा, हम लगातार पिछले कुछ हफ्तों से अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कैंपेन देख रहे हैं कि जब महाकुंभ होगा प्रयागराज में 13 जनवरी से, तो अगले 45 दिनों के लिए सबकी निगाहें भारत पर होंगी, प्रयाग पे होंगी, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है, आने वाला है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ओपनिंग कमेंट के तौर पर, आप इसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं ग्लोबल लेवल पर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को और खासकर यूपी को एक अलग दर्जा दिलाने के लिए कितना सफल होगा ये आयोजन? नहीं, ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत ही बड़ा इवेंट है। देखिए, अगर जैसे अनुमान है कि 40 करोड़ लोग डुबकी लगाने जाएंगे, अगर हम उसको यूनिक विजिटर्स में कन्वर्ट करें, अब उसके भी कोई एक्यूरेट एस्टिमेट्स होते नहीं हैं। मान लीजिए कि मेरा अनुभव है, अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ होने चाहिए। मान लीजिए आप 10 करोड़ ले लेते हैं। आप ये मान लें कि अगर उसमें हर आदमी 10,000 रुपये खर्च करेगा, कुछ लोग अगर जो शहरों में जो आपके चैनल देख रहे हैं, वो अगर प्रयागराज जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, उनको लगेगा कि खर्च तो ज़्यादा होता है, वहाँ टेंट बड़े बुक करेंगे, ज़्यादा खर्च होता है। बट ज़्यादातर लोग जो जाएंगे वो आसपास के इलाकों से जाएंगे, वो ट्रेन लेके जाएंगे। जैसे माननीय रेल मंत्री का अनुमान है कि करीब 1-1.5 करोड़ लोग हर दिन ट्रेन्स लेके जाएंगे। तो उनका पर हेड खर्चा जो है वो कम होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख करोड़ अगर 10,000 रुपये पर पर्सन, हाँ, अगर पर पर्सन करते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है करीब उसको मैं ट्रिलियंस में बोलूँ तो 330 ट्रिलियन की है। 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है, यानी कि 0.3% ऑफ जीडीपी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसमें से इसका इम्पैक्ट जो लोकल अर्थव्यवस्था पे है, जैसे आप मान लें कि ये तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हुई कि अगर जो प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं, केवल 17 लाख लोगों की आबादी है, तो उनकी इनकम्स पे, जो वहाँ के दिहाड़ी के वर्कर्स हैं, जो वहाँ केटरिंग सर्विस चलाते हैं, जो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चलाते हैं, तो उन लोगों पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही सब्सटैंशियल होगा। तो वाइल फॉर द ओवरऑल कंट्री इट मे बी अ फ्यू टेंस ऑफ बेसिस पॉइंट्स, आई थिंक द इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी वो बहुत बड़ा होने वाला है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, हम सब जानते भी हैं, सुबह से इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, लगातार पढ़ भी रहे हैं कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक चीज़ों का तो मेला है ही, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा मेला है। इतना दिव्य, इतना भव्य शायद कहीं नहीं हुआ होगा। 45-50 दिन के लिए पूरा शहर बसा दिया जाएगा प्रयागराज के अंदर में, जिसमें जैसा कि आपने कहा करीब 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, डुबकियाँ लगाएंगे। आपके हिसाब से मानो तो 10 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। इतनी बड़ी चुनौती जो तैयारी की गई है, मेरा सवाल उसके आगे का है, 50 दिन के बाद क्या 50 दिन में इलाहाबाद में रहने वाला या प्रयागराज में रहने वाला जो एक कारीगर है, जो इन दिनों में काम करेगा, जो उसके बिजनेस में फ़ायदा होगा, वो 50 दिन के बाद क्या कर सकता है कि ये जो उसकी साइकिल बनी इन 50 दिनों में, वो आगे कंटिन्यू करे, ताकि उसका भी भला हो और देश की जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो और तेज़ी से दौड़े? नहीं, इससे भी ज़्यादा उस पर हम आएंगे, बट उससे भी पहले इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा कि 12 साल पहले का उत्तर प्रदेश और अभी का उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। तो जब लोग वहाँ जाके खुद देखते हैं, जब वहाँ के रेलवे स्टेशन को देखेंगे, वहाँ के एयरपोर्ट को देखेंगे, वहाँ की सड़कों को देखेंगे, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे, तो खुद से फील होने के बाद
लोगों को ये समझ में ज़रूर आएगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। एक होता है अखबार में पढ़ना, टीवी पे सुनना, दूसरा होता है खुद जाके देखना। तो अगर इतने सारे लोग वो जाके खुद विजिट करेंगे तो ये एक तरह से कह लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए एक एडवर्टाइजिंग मोमेंट है कि लोग खुद से आके उत्तर प्रदेश को महसूस करेंगे, और अगर उनका अनुभव अच्छा होता है तो वो फिर आएंगे, अगली बार आएंगे, वो और जगह भी जाएंगे। तो इसका लास्टिंग इम्पैक्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा। जो लोकल लोग हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आप देखें कि अगर किसी की इनकम, जैसे हमारी आपकी जो तनख्वाह आती है तो वो हर महीने बराबर होती है। जो लोग टूरिज़्म में काम करते हैं उनको सीजनैलिटी की आदत होती है कि वो 1-2 महीने में ज़ोर से कमाई होगी, बाकी समय ठंडा रहेगा। तो उनको खुद भी कि कैसे उस ये छोटे दिनों की कमाई को पूरे साल तक खींच सकते हैं, वो एक अच्छा मतलब उनको आदत होती है। इस तरह की कमाई को मेरे हिसाब से अगर प्रूडेंटली कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट वाले को अगर उसका भाड़ा बढ़ा हुआ है, उसको ज़्यादा ट्रिप्स कर पा रहा है, उसकी गाड़ी का उपयोग अच्छा हो रहा है, तो उसको बजायते ये कि वो उसको खर्च कर डाले इमीडिएटली, कि वो उसको फिर री इन्वेस्ट करे, उसको वो नई गाड़ियाँ खरीदे, अपने बिजनेस को ग्रो करे। वैसे ही कोई अगर दिहाड़ी का मजदूर है, उसको उपयोग करके वो कहीं उसको बचा के कहीं सेविंग्स पूल में रखे, जिसको कि जब वो जो रेनी डे फंड होता है किसी बच्चे की पढ़ाई में लगाए। तो अगर उसको ठीक से, और इन्वेस्टमेंट केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कुड बी इन योर हेल्थ, आपके घर में हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई में हो सकता है, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो उसको अगर वो प्रूडेंटली उस तरह से खर्च करे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है काफ़ी सब्सटैंशियल हो सकता है। इनफैक्ट धर्म और उसके साथ साथ चलता है अर्थ। सारी दुनिया में यही होता है, कम से कम भारत में सदियों से हम देखते आ रहे हैं। जहाँ मंदिर बनेंगे, जहाँ भी पूजा घर बनेंगे, वहाँ आसपास एक छोटी मोटी इकोनॉमी अपने आप डेवलप हो जाती है। फूल वाले, प्रसाद वाले, कलावा वाले, टीका लगाने वाले, अपने आप चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। और ये रोज़गार के साधन भी है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, जो मंदिर के और पूजा घरों के आसपास की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, इनको किस हद तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा सकता है, या क्या कोशिश की जा सकती है? नहीं, बट ये इसमें कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट आप देखें जो जो ये जो बिजनेस ऑफ लेंडिंग है, या जो जो उधार देने का भी जो काम है, ये कहते हैं कि ये बेबीलोनियन टाइम्स में, मतलब 5000 साल पहले भी टेम्पल की प्रीस्टेसेस होती थी, वो उधार देती थी। तो इनफैक्ट जो जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनके आसपास अर्थव्यवस्था ही उसी के आसपास चलती थी। एक कम्युनल सेंटर होता था, कम्युनिटी का सेंटर होता था, जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलते थे, और उसके कारण काफ़ी बिजनेस होता था, क्योंकि हर कोई अगर मंदिर आएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पिछली बार अनुमान है कि कुछ 3000 करोड़ की तो एडवर्टाइजिंग हुई, कि अगर इतने सारे लोग आने वाले हैं तो कोई भी एफएमसीजी कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, किसी को भी एडवर्टाइजिंग करनी है, ये कैप्टिव हैं। वहाँ पे आपको वो 8-10 दिन तो रहेंगे, या 3-4 दिन तो रहेंगे ही। तो आपके बिलबोर्ड देखेंगे, आपको आप जैसे कोई साबुन की कंपनी है, वो उनको स्वच्छता का कैंपेन चला रहे हैं। तो इस पर काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें जनरेट हो सकती है। जो लोकल कारीगर हैं, मेरे हिसाब से इसमें अगर प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसमें केवल लोकल लोग ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 17 लाख की आबादी को 10 करोड़ की ट्रांजिएंट पॉपुलेशन को हैंडल करना है तो वो नामुमकिन है। अगर 7-8 हज़ार करोड़ के का खर्च हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो मजदूर वो जो टेंट्स खड़े कर रहे हैं, या जो सड़कें लगा रहे हैं, या पॉन्टून ब्रिजेस लगा रहे हैं, वो सब लोकल आए होंगे। वो बहुत हद तक बाहर से भी आए होंगे। वैसे ही अगर जिस तरह से रिलीजियस टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, वैसे ही सप्लायर्स भी बाहर से आ रहे हैं। बट ये जो आपकी फॉर्मलाइजेशन की का जो आपको कहना है, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कि उससे क्या होता है कि, और इस तरह के इनकम को अगर आप दिखा के अपने आप को अगर फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ले आएँ, जैसे अभी क्या हो रहा है कि इतना डिजिटल पेमेंट हो रहा है कि एक डिजिटल ट्रेस, एक डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है आपका। आप अब जब फॉर्मल इकोनॉमी में आने लगेंगे तो अगर आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का लोन लेना है अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए,
तो अभी तक बिना उस डिजिटल ट्रेस के वो लोन मिलना नामुमकिन था। अब ये है कि आपको उसकी आपकी वो इनकम देख के बैंक को भी कंफर्ट आती है कि भाई अगर ये इतनी कमाई कर ले रहा है या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो ये शायद इतना लोन इसको हम दे सकते हैं। आपने बिल्कुल वही चीज़ छेड़ दी जिस तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के साथ बैंकिंग को ना जोड़ा जाए तो कैसे काम चलेगा। और एक्सिस बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल इकोनॉमी हुई है, जो डिजिटल पेमेंट्स शुरू हुए हैं, अपने आप में रिवोल्यूशन है, क्रांति है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग, 145 करोड़ लोग बड़ी आसानी से, इनफैक्ट आप मानिएगा, मैं अपना एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। आज सुबह जब मैं घर से निकला, मैं अपना वॉलेट भूल आया, तो मैंने पहली चीज़ चेक की कि मेरा फ़ोन चार्ज है कि नहीं है, ताकि मैं अगर मुंबई में अगर टैक्सी लेना पड़े तो दिक्कत ना हो मुझे। हम लोग इतने डिपेंडेंट इसके ऊपर गए। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, ये, और खासकर जो डेली वेजेस के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, इनका पैन कर अपना स्कैन करके पेमेंट लेना, इससे कितनी मदद मिल रही है अर्थव्यवस्था को और तंदुरुस्त करने में? नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे पहले क्या था कि अगर कोई दुकानदार अगर महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए की बिलिंग करता है या 2 लाख रुपए की बिलिंग करता है, तभी उसको वो पॉस डिवाइस मिलेगी, जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जिसमें आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डिजिटल पेमेंट लेनी है, और डिजिटल पेमेंट बहुत कन्वीनियंट होता है, कहने का मतलब कि आपको वो छुट्टा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी रखी रहती है। जैसे यहाँ पे आप सड़क पे रहेंगे, कोई आके कोई चंदा मांगना शुरू कर देगा, कोई हाथ घुमाना शुरू कर देगा, वो सब आपके सीधा बैंक अकाउंट में है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता। तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। और आप वो देखें, वो जो साउंड बॉक्स वाला पेमेंट होता है कि भाई वो अपना वो चार्ट बेचते जा रहा है और उसको साउंड से आ रहा है कि भाई 50 रुपीज़ पेड, 100 रुपीज़ पेड, वो आता जा रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और उसके ऊपर जो मैंने अभी कहा कि अगर उसका डिजिटल ट्रेस आ जाता है, तो अगली बार उसको 50,000 रुपये अगर लोन चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। तो इससे और डिजिटल पेमेंट के कारण क्या हुआ है कि पहले पॉस डिवाइस में उसको इंस्टॉल करना, उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा होती थी, और उसमें जो वो 2-2.5%, 1.5% का जो MDR लग जाता है, जो चार्ज लग जाता है पेमेंट का, उससे काफ़ी नुकसान होता था। अब ये जो UPI और ये QR कोड बेस्ड पेमेंट है, इसमें क्या है कि अगर आप 10 रुपये का केला भी बेच रहे हैं तो उसको आप एक स्टिकर लगा लें और आपका चालू हो गया। तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में जो एक होता है प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन, जैसे अभी AI में लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है इनोवेशन, कि उसके अराउंड आपने उसको कितने बिजनेस सोल्यूशंस क्रिएट किए, कि आपने ChatGPT बना दिया, आपने कोई प्रेडिक्टिव मॉडल बना दिया। उसके बाद होता है डिफ्यूजन, कि आपने कितने लोगों को वो मुहैया करा है, कितने लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो आई थिंक UPI और डिजिटल पेमेंट की सक्सेस इस बात में है। और मेरे हिसाब से बहुत कुछ जो इसका इम्पैक्ट होगा और जो कितना डीप जा सकता है, इसका भी इन प्रयागराज और ये महाकुंभ में भी जो कितने डीप इसका बेनिफिट जा सकता है, इसका भी डिजिटल पेमेंट से काफ़ी फायदा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ये डिजिटल का भी महाकुंभ है इस बार। और जिस तरीके से डिजिटल चीज़ें तैयार की गई हैं, पूरा सिस्टम पूरा एक तैयार किया गया, उस पर भी हम बातचीत कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, जो मैं जिस टॉपिक को छेड़ा, आप अपने एज अ बैंकिंग एक्सपर्ट होने के नाते इस बात को समझाइए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके अंदर कितनी हिम्मत आई है कि बैंकों के पास आए और लोन मांगे कि मुझे अपना काम शुरू करना है, मुझे 50,000 रुपये, लाख रुपए की आवश्यकता है। और कितना बैंक इनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास, जो कल तक लोन नहीं ले पाते थे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले क्या था कि 50,000 और 1 लाख रुपए के लोन्स जो हैं वो कोई बैंक दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको जो इवैल्यूएट करने में कॉस्ट लगेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी बैंक को लोन देने के पहले आपको देखना होगा कि भाई कागज़ क्या है, कितनी इनकम है, कितने एसेट्स हैं। और वो करने में अगर आप किसी ऐसे आदमी को लगाएं जिसकी मान लीजिए 40,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह है, और आप जोड़ लें कि वो एक उसको ऑफिस देना होगा, उसको कंप्यूटर देना होगा, वो AC लगेगा, वो महीने में कितने डील्स प्रोसेस करेंगी, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग लोन ही इतना हाई रहेगा तो उसको आपको लोन्स में ऐड करना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में। उसके कारण इंटरेस्ट कॉस्ट 20%, 22% हो जाएगा। फिर जो लोन लेने वाला बोलेगा, यार इससे अच्छा तो मैं इन्फॉर्मल ले लेता हूँ। तो ये जो 50,000, 1 लाख वाले लोन हैं, ये सब डिजिटल लोन्स होते हैं।
और इनको भी जैसे ONDC का प्लेटफॉर्म है या जो बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ये पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, इन सब पे डिजिटल ऐप्स पे आपको अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है तो आपको लोन आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें किसी पर्सन को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इंटरवीन करना पड़ा तो वो लोन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब डिजिटल पेमेंट वाले लोन होते हैं और डिजिटल लोन्स होते हैं। तो इसलिए अभी बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसमें टेस्ट हो रहे हैं। जो 10 साल पहले की हालत थी उस हिसाब से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसमें भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। पिछले 6 महीने में बहुत सारे इस तरह के लोन्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं क्योंकि इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के लोन दे रही थी। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स लोन दे रहे थे, उसमें से कुछ एल्गोस जो हैं वो अच्छे नहीं थे तो उनका वो सक्सीड नहीं कर रहे हैं, उनमें बैड लोन्स आ रहे हैं तो वो वीड आउट हो जाएंगे, और जो अच्छे लोन वाले थे वो सक्सीड करेंगे। तो फिर जैसे ही ये करेक्शन होगा फिर से एक नया अप साइकिल आएगा। तो ये लोन लेना, डिजिटल लोन्स को लेना जो है वो पहले के लोन की आप जाके बाबू को प्लीड कर रहे हैं और पेपर लेके खड़े हैं और लाइन में खड़े हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो सब की नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स लोन देना चाहते हैं और ये आप डिजिटली अवेल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि जो प्रयागराज में बहुत से लोग आएंगे, डेली वेजेस पे अपने पैसे कमाना चाहेंगे, उनको आइडिया मिल जाए कि बैंक उनकी कैसे मदद कर सकता है और बैंकों को मदद करने में कितनी चुनौतियां आती हैं। एक आखिरी सवाल कार्यक्रम के इस आखिरी हिस्से में मैं आ गया हूँ, और वो ये कि एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, अब आपने बैंक को पीछे छोड़ दीजिए, अब एक इकोनॉमिस्ट के रोल में आ जाइए आप। आपके हिसाब से इस तरह की जो अर्थव्यवस्था, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है प्रयागराज में, हर कुंभ दर कुंभ होता है, 3 साल 6 साल 12 साल, कभी कुंभ है, कभी महाकुंभ है, कभी अर्ध कुंभ है, क्या ये परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए? क्या ये ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरी टीम तैयार है, या ये 50 दिन के लिए बने फिर डिसमेंटल हो जाए, फिर 2 साल के बाद फिर बने? विच इज़ मोर वायबल एज ए इकोनॉमिस्ट? नहीं, इसमें तो एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं कि भाई इतना बड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर आप करेंगे तो वहाँ की इकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। तो एक वो भी है। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप ये देखें, आपने ये सुना होगा कि जब टेलर स्विफ्ट का शो हुआ था स्कैंडिनेविया में या सिंगापुर में, तो उस क्वार्टर का GDP चेंज हो गया था। तो ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं उससे लोकली अर्थव्यवस्था पे बहुत सब्सटैंशियल असर पड़ता है। इस चीज़ को अगर परमानेंट बनाएं, तो जैसे मान लीजिए कि 7,000-8,000 करोड़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसको आप परमानेंट बनाना चाहेंगे तो वो हो सकता है कि 35-40 हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा। और उसके बाद फिर उसके रखरखाव में, क्योंकि अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर वो अलग समस्या आएगी। बट ये ज़रूर किया जा सकता है कि क्योंकि ये कुंभ और उसका इम्पोर्टेंस और प्रयाग का इम्पोर्टेंस जो है वो कभी कम नहीं होगा, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑब्वियसली परमानेंट किए जा सकते हैं और कुछ को टेम्पररी रखा जा सकता है। बट मेरे हिसाब से इवन इफ इट इज़ टेम्पररी, आई थिंक जो लोकल अर्थव्यवस्था पे इसका जो इम्पैक्ट आता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और अभी की हालत में जब इकॉनमी थोड़ी स्लो हो रही है, इसमें कभी कभार जो केंशियन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई अगर किसी भी वजह से किसी को फोर्स करके, या मान लीजिए कि आप धर्म कर्म के काम से ही जेब से पैसे निकाल के अगर खर्च कर रहे हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था को इससे स्टिमुलस मिलता है। तो आदमी को पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और नीलकांत जी यही कह रहे हैं कि भाई इलाहाबाद आइए, इलाहाबाद जाइए, कुंभ में डुबकी लगाइए, अर्थव्यवस्था में मदद करिए और देश के विकास में भी सहयोग करिए। एम आई राइट? थैंक यू सो मच नीलकांत जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से बड़ी आसान भाषा में, आसान तरीके से आपने इकोनॉमिक्स को समझाया कि कैसे धर्म और कुंभ जो है वो अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर इम्पैक्ट डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।